आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर, है ना, लास्ट टॉपिक अपने सिलेबस का। सेमीकंडक्टर वर्ड तो है सेमी, आधा, कंडक्टर आधा, कंडक्टर ऐसा नहीं है, कंडक्टर को आधा नहीं करना है। कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जैसे कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हमें ये पता है कि ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं आइडियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इन द लैटिस ऑफ कंडक्टर फ्रीली मूव कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स बन करके, है ना। कि इधर दो अगर कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब चार्ज कंडक्ट होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा और इजीली कंडक्ट होता है कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ऑलमोस्ट 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसमें जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज कंडक्ट नहीं होता है थ्रू द इंसुलेटर। ये दोनों चीजें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी और इसी पे पढ़ते पढ़ते सारी कहानी करते करते इसी तक क्लोज कर लिया। कहीं इसके अलावा मुझे किसी और टाइप के मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, दरअसल इसकी खोज सारी रिसर्च जब 1920 या 30 के आसपास में, जब इस दशक में हुआ 1920-30 के बीच में, तब इसकी जरूरत कैसे इसका यूज करना है, जरूरत इसका क्या पड़ेगा, रिसर्च चल रहा था। लेकिन कंडक्टर के साथ और इंसुलेटर के साथ जो काम हो रहे थे उसमें कई जगह पे पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता था, बल्कि होता था। तो साइंस हमेशा रिसर्च के साथ चीजें छोटा करना चाहता है ना। सब कुछ छोटी छोटी चीजें करनी चाहती है। पहले टेलीफोन होता था इतना बड़ा, फिर मोबाइल बड़ा होता था, अब मोबाइल छोटा 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 होता जा रहा है। अब तो बड़ा मोबाइल का भी फैशन आ गया है ना, मोबाइल बड़ा भी चाहिए तुम लोगों को, बड़ी स्क्रीन पे देखते हो। लेकिन मोबाइल का साइज छोटा हो गया, रेडियो बड़े होते थे, रेडियो छोटे हो गए। तो ये साइज जो बड़े हुआ करते थे, टेलीविजन TFT, है ना, एक हमारे पास आता था CRT, कैथोड रे टेलीस्कोप, कैथोड रे ट्यूब वाला जो आता था हमारे पास, बड़ा सा टीवी होता था, उसको रिप्लेस किया पहले LCD ने, फिर LED ने, है ना, और भी अब तो और आगे भी बढ़ गया है। तो LED तो लगभग अब सबके घर में है। बल्ब होते थे, कन्वेंशनल बल्ब जिसमें टंगस्टन वायर लगे होते थे, वो सारी चीजें रिप्लेसमेंट LED से हो गया है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी चीजें रिप्लेसमेंट किया गया है। तो कोई ऐसा नहीं था कि मन किया लाओ कर देते हैं। भाई हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो कन्वेंशनल बल्ब था उसमें 100 वॉट की एनर्जी, 100 वॉट की लाइट हमें लेने के लिए उससे कई गुना ज्यादा हम हीट प्रोड्यूस करते थे, जो हमारे लिए यूजलेस था। हम बल्ब से हीट नहीं चाहते। अगर मुझे हीट चाहिए होगा तो हम हीटर लगाते जिससे लाइट एनर्जी कम निकलती, हीट एनर्जी ज्यादा निकलती है। तो अब लेकिन रोशनी चाहिए, हमें लाइट चाहिए, तो हम लोग बल्ब कन्वेंशनल लगा लेते थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम जितना लाइट मिलता था उससे कहीं ज्यादा हम हीट एनर्जी लॉस कर देते थे। लाइट जितना हमें चाहिए, लाइट जितना मिल रहा है, जो एक 100 वॉट का बल्ब लाइट देता है, आज 7 वॉट 9 वॉट के LEDs उतना लाइट ग्लो करा देते हैं और हीट लेस प्रोड्यूस करते, बहुत कम हो जाता है। केवल 7 वॉट कंजम्पशन होता है, वहां 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड कंजम्पशन हो रहा है 100 वॉट के बल्ब में, यहाँ 7 जूल पर सेकंड ही कंजम्पशन हो रहा है। हमें बल्ब से लाइट चाहिए, ठीक है। तो बल्ब का रिप्लेसमेंट LED से हुआ। अब LED क्या है? सेमीकंडक्टर्स है। LED टीवी क्या है? सेमीकंडक्टर्स का यूज है। मोबाइल फोन में क्या यूज हुआ है? सेमीकंडक्टर्स यूज हुआ है। मतलब मेरे डे टू डे लाइफ में पावर कंजम्पशन करने का काम, एज वेल एज साइज को स्मॉल करने का काम, और लो पावर पे ऑपरेट होने वाली चीजों का काम जो मटेरियल करा रहा है वो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर आज की डेट में है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बेस पे बहुत सारे डिवाइसेस जो है आज की डेट में 90% डिवाइसेस जितने हैं
वो सब सेमीकंडक्टर बेस्ड है। अब सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, अगर कहा जाए डेली लाइफ के लिए। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भैया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर से। क्वेश्चन सारे आसान होंगे, टॉपिक बड़ा है, थ्योरी बहुत है इसमें, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। मतलब मैं उसको शॉर्ट थ्योरी में भी पढ़ा करके काम चला लूं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है थ्योरी एलिबरेट कर देता हूं, क्या पता कहां से क्वेश्चन उठ जाए। बहुत ज्यादा नहीं, हमें 12th का पेपर तो देना नहीं है ना, 12th का पेपर देना होगा तब उस हिसाब से वीडियो दूसरा बनाया जाएगा 12th क्लास के लिए। अभी तो हम लोगों को नीट को फोकस करके देना है। तो सेमीकंडक्टर का यूजेस क्या है ये समझ में आया कि हमें यूज किस किन जगहों पे करना है, इंपॉर्टेंस क्या बनने वाला है सेमीकंडक्टर का। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते थे, हाई कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वीक कंडक्टिविटी या नो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी को। मान ले आइडियली तो सेमीकंडक्टर कोई कंडक्टिविटी नहीं कराता, इंसुलेटर। इन दोनों के बीच का एक मटेरियल मिला जिसका नाम रखा गया सेमीकंडक्टर। वो कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी और इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ऐसे मटेरियल्स को बोला गया सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में हमें जो पढ़ना है, इसकी जो थोड़ा सा एटम लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। एनर्जी बैंड्स हो जाने के बाद में फिर कैसे वहां पे बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होता है जिस बॉन्ड से, वहां पे वैकेंसी आती है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग होल बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन होल करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखा जाएगा कि जैसे कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन चलता है, एक ही टाइप के करंट होते हैं। सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट जो उसका प्रॉपर्टी है, उसमें 2 चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर में केवल 1 चार्ज कैरियर होता है, सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है वो ड्रिफ्ट होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी चीजें ऐसी है जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे लॉसेज बहुत कम है, फायदा ज्यादा है। अब सेमीकंडक्टर में हम लोग पहले बात करते हैं एटॉमिक लेवल में, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर क्या है जनरल लेवल पे बात करूंगा। मैं सारी चीजें लिखूंगा नहीं, सुन लो, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, आती हैं वही चीजें बोल रहा हूं। जैसे हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड एटम, भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो बनाते हो सोडियम का, है ना, सोडियम मेटल है, सोडियम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ, फिर लिखते हो 1s2 2s2 2p6 कितने हुए, और इसके बाद में 2s2 2p 1s1 लिख देता हूं, बड़ा कंफ्यूजन होता है तो इसलिए छूटा हुआ है। सोडियम 11 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां पे हमारे पास इस तरीके से अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसेल है, एस सबसेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारे पास इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं हर एक, जैसे बोर थ्योरी की बात करें तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक इलेक्ट्रॉन परमिटेड है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहने के लिए। एनर्जी लेवल मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अगर उस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में ले जाना होता तो एक राइट अमाउंट की एनर्जी देनी होती जो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। ये पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। या जब ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिट में जंप करता है तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर वो एनर्जी रिलीज करता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो परमिटेड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस इसको लिख लेता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये यहां पे रिवॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब की एनर्जी, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग है। अब ध्यान देना,
एक आइसोलेटेड एटम है, उसमें भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का एनर्जी सेम नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें आइसोलेटेड है, क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों को सेम चार्ज एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। सेम ऑर्बिट में रहने के लिए जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगभग सेम होती है। लेकिन अगर कहा जाए तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, सबका अलग अलग होता है। तब भी हम आइसोलेटेड एटम में ये बोल देते हैं कि सपोज हर एक इलेक्ट्रॉन्स अपने करेस्पॉन्डिंग सबसेल या ऑर्बिट के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम रखे हुए आइसोलेटेड एटम में। अब सोडियम होगा तो सोडियम का होगा, ऐसे अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स के एटम्स आ जाएंगे तो उनके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब तुम्हें मान लो कि एक सोडियम एटम लाना है, तो एक एटम तो मिलता नहीं है, मिलेगा तो एक पूरा क्रिस्टल मिलेगा, है ना, एक पूरा बल्क ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो जब बल्क ऑफ एटम्स होंगे तो थ्योरी अलग हो जाएगी। क्रिस्टल हुआ तो थ्योरी अलग हो जाएगा, क्योंकि एक सोडियम एटम के बगल में अगर दूसरा सोडियम एटम इधर लग जाए, इधर लग जाए, इधर लग जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ लगे हैं, तो सारे एटम के इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज एटमॉस्फेयर तो नहीं मिलने वाला। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नियर बाई एटम से ज्यादा इंफ्लुएंस होंगे। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंफ्लुएंस तो होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा कि इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन एकदम इंफ्लुएंस नहीं होते हैं वीक इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां का और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाला चार्ज एटमॉस्फेयर अलग होगा। भाई सपोज मेरे पास कहूं कि यहां से लेके यहां तक 20 एटम लगे हैं, 20 मिडिल वाले को इधर मिलेगा, मिडिल में है, इधर मिल गया मान लो 10, 9 मिला इधर को, 9 मिला इधर को, 18, 1, 19 मान लिया, टोटल 19 का है। 9 और बीच में ये है, ठीक है, 19 आइटम का मान लिया ऐसे था। बीच वाले को इधर 9, इधर 9, इधर 9, इधर 9 बीच में पड़ा है, इधर खिसक जाओ तो इसको कितना मिलेगा? इधर मिलेगा 8, इधर मिलेगा 10, है ना, इधर 9, इधर 9। तो अब ऐसे कॉर्नर वाले पे आ जाओगे तो कॉर्नर वाले को तो एंटायरली डिफरेंट मिल जाएगा। तो बीच के जो एटम्स हैं उनके भी आउटर मोस्ट एटम्स, ये भी बोलता हूं, है ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी सराउंडिंग एटम्स के कारण चार्ज एटमॉस्फेयर अलग मिलेगा। चार्ज एटमॉस्फेयर अलग मिलेगा तो यहाँ का न्यूक्लियस जो होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो कुछ इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा तो इफेक्टिवली इसका जो एनर्जी होगा, इस एटम के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा, आउटर मोस्ट एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो इस वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अलग आ जाएगा। लेकिन अलग आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जैसे मान लो फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए होता ना, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z² का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर होता था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस वाले का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो थोड़ा सा कम रिपल्सन और अट्रैक्शन है, तो इसका ऐसा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नहीं, इसका ज्यादा से ज्यादा 12.6 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, या 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक छोटा सा रेंज का गैप आएगा। इन सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सारे एटम्स के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल बनाऊं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, तो एक का सपोज -13.6 है, दूसरे का -13.61 है, फिर एक एक करके सबका ऐसे बनाते ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, और सपोज इतने में सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बन गया। तो ये अगर मान लेता हूं एक 10-20 एटम थोड़े ना होंगे क्रिस्टल में, अगर मान लो 1 मोल एटम,
एक ही मोल मान लो तो भी कितने हो गए 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। मतलब हर एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग है, तो सबके लिए एक अलग अलग लाइन बनेगा और लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये विड्थ होगा। इसी विड्थ में सारे लाइन ड्रॉ किए जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में सारे लाइन जब ड्रॉ करोगे वो भी कितने, 1 मोल के करेस्पॉन्डिंग, तो 10 टू द पावर 23 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये लाइन ओवरलैपिंग हो जाएंगे तो हमें लाइन नहीं दिखेगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कोई एक एनर्जी लेवल ना दिखने के बजाय कई लाइंस का कॉम्बिनेशन दिखेगा और मुझे एक बैंड जैसा दिखेगा, और मुझे ये कुछ डार्क बैंड ऐसा दिखेगा। सब के सब एक बैंड फॉर्मेशन करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनर्जी बैंड। अब इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनसीईआरटी कहती है ऑलमोस्ट नहीं अफेक्टेड होते हैं, लेकिन सबसे इनर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन मान लो बिल्कुल नहीं इफेक्ट किया तो एक ही लाइन बना दिया, उसके ऊपर वाला थोड़ा सा इफेक्ट किया तो 2 लाइन बना दिया, उसके ऊपर वाला थोड़ा और इफेक्ट किया 3 लाइन बना दिया, ऐसे थोड़ा सा और मोटा कर दिया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, उन्हीं को चार्ज क्लाउड सराउंडिंग एटम्स का डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने के बाद इफेक्टिवली एक बैंड फॉर्मेशन बनेगा जो साफ साफ दिखेगा, ब्रॉड बैंड, चौड़ा बैंड, है ना। ये चौड़ा बैंड जो होगा, ये बैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे सारी एनालिसिस करनी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को लेकर के। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक क्रिस्टल में, उन सभी का एनर्जी लेवल अलग अलग है। उन सारे एनर्जी लेवल्स को मिला करके जो बैंड बना उसको नाम दिया गया बैलेंस बैंड। उनको नाम क्या दिया गया, बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर शुरू किया था और सेमीकंडक्टर से हम लोग यहाँ पे इधर चले आए, ठीक है। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है 2 तरीके के होंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। 2 तरीके के सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हमें जो पढ़ना है हमारे लिए तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिलिकॉन है और जर्मेनियम। सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन हुआ, इसका साइज होता है 14, है ना, 14 होता है, और इसका साइज होता है 31, 32, जो भी है। दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अपना देख लिया सर 32, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके भी और इसके भी, दोनों कार्बन फैमिली के ही हैं। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम पाया जाता है, एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के बराबर 4 होते हैं। ये एलिमेंट हुआ सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड के एग्जांपल एक दो लिख दूंगा ताकि एनसीईआरटी से देख लेना, है ना। ये हमारे सिलेबस में इसको लेकर के एनालिसिस नहीं, हमारा सारा एनालिसिस सिलिकॉन और जर्मेनियम या सिलिकॉन या जर्मेनियम एक को लेकर के कर लिया जाएगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जैसे हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड, 2 एलिमेंट का मिलकर इंडियम फॉस्फेट, बाकी ठीक है। ये देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और दूसरा हमारे पास एंथ्रासीन पॉलीप्रोपिलीन साइड। ऑर्गेनिक को देख लेना, ऑर्गेनिक के भी होते हैं एंथ्रासीन और पॉलीप्रोपिलीन। हमारे पास एनसीईआरटी है, दिक्कत नहीं, लिख ले जाऊंगी जैसे। और उसके बाद में ठीक है मिलेगा तो बताते हैं। अब गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, ये एलिमेंट ये हो गए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और पॉलीमर्स जो है ऑर्गेनिक के, वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। तो वो तो मान लीजिए यहाँ एनालिसिस हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टीज पे ये सारे सेमीकंडक्टर्स भी काम कर रहे होंगे। तो हम
इसको अवॉइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हमें जो पढ़ना है इसी को लेकर के पढ़ना है। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से ज्यादा कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। ये सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरा सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है सेमीकंडक्टर का कि अगर मैं चाहूं कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाऊं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से कोई एक डिवाइस बनाऊं, उस डिवाइस में अगर मैं करंट फ्लो करूं, एक तो हमारे पास मेटल है, मान लिया कोई मेटल, एल्युमिनियम वायर ले लेता हूं, है ना, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर ले लेता हूं, और एक मैंने यहां पे सेमीकंडक्टर का डिवाइस बना दिया, सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमीकंडक्टर में मैं करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करा सकता हूं और एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, मतलब केवल करंट इधर ही जाएगा, मैंने कहा। तो ऐसा मैं डिजाइन कर सकता हूं सेमीकंडक्टर की, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस इधर लगाओगे, मान लो इधर हायर इधर लोअर लगाए तो इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन जब इधर हायर इधर लोअर लगाओगे तो इधर की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि एल्युमिनियम अगर है तो तुम चाहो तो इधर हायर और इधर को लोअर पोटेंशियल लगाओ, इधर करंट जाएगा। जब तुम इस साइड को हाई पोटेंशियल पे, इस साइड को लो पोटेंशियल पे करोगे तो करंट इस साइड में फ्लो करेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। इसमें केवल एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करने के लिए हम लोग रोक सकते हैं। मतलब हमारा ये एडवांटेज हुआ, भाई दोनों साइड में करंट फ्लो कराना है तो ठीक है, चलो चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, कंडक्टर यूज करें। लेकिन हम चाहते हैं कि करंट जब इधर जाए, जैसे एसी में पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में अगर इधर की तरफ करंट है और नेगेटिव में इधर की तरफ करंट है, तो हम अगर चाह रहे कि नहीं भाई केवल इधर वाले ही करंट मुझे दिखे, इधर वाला करंट दिखना नहीं चाहिए, तब उस केस में अगर तुम कंडक्टिंग वायर लगा दोगे तो भैया इधर का करंट भी दिखेगा इधर का भी दिखेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का डिवाइस लगा देंगे कुछ ऐसा, वाले जानते होंगे पीएन जंक्शन डायोड, तो इधर की तरफ करंट दिखेगा इधर की तरफ करंट नहीं दिखेगा, तो हमें यूनिडायरेक्शनल करंट दिखने लगेगा। समझ में आई बात? तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, मैं यहां पे चाहूं कि वोल्टेज सोर्स लगा दिया हूं, मैं चाह रहा हूं कि करंट को कंट्रोल करे, कम ज्यादा करे, तो फिर इस एल्युमिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस है ये चेंज तो कर नहीं पाएंगे। इसके बगल में मुझे रियोस्टेट लगाना होगा और उस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो इसमें करंट कम ज्यादा तो कर लेंगे, कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन रियोस्टेट में लॉस ऑफ एनर्जी हमारे लिए वेस्टेज हुआ। हमारे लिए रियोस्टेट में जो एनर्जी लॉस हो रहा है ये तो वेस्टेज हुआ ना, मतलब मैंने कंट्रोल किया लेकिन विद एनर्जी लॉसेस। यहां पे हम न रियोस्टेट लगाएंगे न कुछ लगाएंगे, जो सोर्स लगा है उसी सोर्स को लेकर के हम यहां पे करंट कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस में, सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस में करंट कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरा, अब ये हमारे पास अगर मान लो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। एक डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं, एक डायरेक्शन में स्टॉप कर सकते हैं, इसमें दोनों डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, स्टॉप किसी डायरेक्शन में नहीं कर सकते। दूसरा है यहाँ पे पावर लॉसेज ज्यादा होंगे, यहाँ पे पावर लॉसेज बिल्कुल कम होंगे, बहुत कम होंगे। अगर सेमीकंडक्टर 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर जाता है, कंडक्टर के लिए हमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तीसरा, हमारे पास कंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस बल्की होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा टाइम तक के लिए चलते, रिलायबल होते हैं। तो दरअसल हम लोग सेमीकंडक्टर से जो डिवाइस बनने वाला है वो डिवाइसेस क्या कंडक्टर से नहीं बना था, तो कंडक्टर से भी वो डिवाइसेस बने थे और वो पहले सिलेबस में हुआ करता था। जैसे सेमीकंडक्टर से मान लो हम लोग कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं, तो कंडक्टर से भी ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। तो सेमीकंडक्टर से पहले, सेमीकंडक्टर की इस डिवाइस से पहले वो डिवाइस बनी हुई थी
जो कंडक्टर से बना था और यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता था, वो यूनिडायरेक्शनल करंट जो फ्लो कराता था कंडक्टर से बना हुआ डिवाइस, उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स में जो वैक्यूम ट्यूब डायोड होता है, वो अगर कहा जाए तो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक बार हल्का सा अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी होगा हमें सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस को पढ़ने में, कि इसी से कंपेयर करके फटाफट निकल लेंगे, या क्योंकि ये कंडक्टर से रिलेटेड है, सब दिखता है, सारी एनालिसिस कर सकते हैं। एक ट्यूब होता है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड होता है, यहां पे हमारे पास ये आ गया एनोड, और इधर साइड में आ जाता है कैथोड, और यहां पे आ जाएगा हीटर, एलिमेंट लग जाएगा यहाँ पे हीटर का, ठीक है। मतलब इस जगह पे ऐसे ही बैटरी लगा दिया जाता है। तो ये इसको हम लोग इधर उधर करते हैं, यहाँ पे जितना हीट जनरेट करना है उतना करेंगे, और इस पे कोटिंग किया होता है, कोटिंग जैसे बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दिया, बेरियम ऑक्साइड का इस पे कैथोड पे। तो अब होगा कि बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते, तुरंत छोड़ देते, जैसे हीट मिलेगा इलेक्ट्रॉन से छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हीटिंग किया जाएगा तो हीट के कारण यहाँ की इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर थर्मियॉन्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात किया था, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मियॉन्स। अब अगर ये थर्मियॉन्स का क्लाउड बना तो वो क्लाउड एनोड पे हाई पोटेंशियल, कैथोड पे लो पोटेंशियल एक लगाया जाएगा बैटरी। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे, सपोज कम वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे लगा रखा, कम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये वेरिएबल है, ठीक। तो जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम एक्सेलरेशन मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यूनिडायरेक्शनल करंट, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, मतलब यहां से यहां जाएगा, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो कर जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा अमाउंट का मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा अमाउंट का सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब मुझे रोकना है तो एक काम करते, एनोड का पोटेंशियल पलट देते, नेगेटिव कैथोड का पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकल के तो यहां से हीट हुआ, थर्मियॉन्स का क्लाउड बना, लेकिन अब उल्टा रिपल्सन मिलने लगा। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हाईली एक्सीलरेट, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, वो चल के यहां आएंगे, और वो चल के आएंगे तो इफेक्टिवली करंट कुछ तो फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ लेकर के जाऊं तो धीरे धीरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वही कट ऑफ पोटेंशियल वहां पे जो था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी चलना, वहां पहुंचना बंद कर देंगे। तब यहां जीरो करंट हो जाएगा। मतलब मैंने जब इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाया तो सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन जब इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाया तो करंट फ्लो करना बंद कर दिया, या कोई सेमीकंडक्टर नहीं लगाया। तो करंट सर्किट में केवल एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, ऐसा फ्लो कर रहा है। ये बैटरी की पोलरिटी पलट दो तो करंट ऐसा फ्लो नहीं करेगा। यहां पे वैक्यूम क्रिएटेड होता है, तो ये हमारे पास इसीलिए बोला जाता है क्या, वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब का भी यूज करके, जो हमने सेमीकंडक्टर में बात किया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराते हैं, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कराते। वो काम वैक्यूम ट्यूब भी कर रहा है, जिसमें कहीं सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज नहीं किया गया था। लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब्स से बना करके, वैक्यूम ट्यूब्स से, जैसे ये 2 टर्मिनल डिवाइस है तो डायोड बोलते हैं, यही 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाएगा तो उसको ट्रायोड बोलेंगे, है ना। तो ट्रायोड का रिप्लेसमेंट सेमीकंडक्टर में आया ट्रांजिस्टर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब डायोड का रिप्लेसमेंट आया पीएन जंक्शन डायोड। ये बहुत बड़ा होता है,
बल्ब साइज में होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। डायोड ट्रांजिस्टर, ट्रायोड और वैक्यूम ट्यूब डायोड, ये दोनों बड़े बड़े होते हैं। जब ट्यूब से, डायोड से, वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर जब पहला बना था तो एक रूम से बड़ा कंप्यूटर था, एक रूम साइज से बड़ा कंप्यूटर का साइज था। अब बल्कि था, मतलब ये साइज में बल्कि होता है, हाई पावर कंजम्पशन लेता है। धीरे धीरे बेरियम ऑक्साइड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना बंद कर देगा, तो मुझे वैक्यूम ट्यूब बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब वैक्यूम ट्यूब की लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो गई है ना, कम दिनों तक चलेगा। बल्कि होता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज जब यहाँ पे लगाते हैं तब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट का करंट यहाँ पे मिल पाता है, थर्मियंस को पर सेकेंड इतना अट्रैक्ट कर पाता है कि हमारे रिक्वायर्ड करंट का कंपटीशन हो। तो ये हाई पावर कंजम्पशन था, लॉसेस था, पावर लॉसेस यहाँ ज्यादा था। यहाँ पे बल्कि साइज में था, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम थी, ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। इस कारण से फिर ये हुआ, साइंस तो क्या रिसर्च करता रहता, कोई कहा नहीं कि इसको रिसर्च करो, लेकिन रिसर्च चल रहा था। फिर जब सेमीकंडक्टर का खोज फाइनल हुआ, उसके बाद में जब सेमीकंडक्टर को फिर उसकी कंडक्टिविटी देखी गई, कंडक्टिविटी कम ज्यादा देखी गई, कम देखी गई, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया गया। फिर दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर बना, प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना। फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को लेकर के दो टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनते हैं, उनकी मिक्सिंग करी गई। उनकी मिक्सिंग करी गई तो हमारे पास एक डिवाइस बना जिसका नाम बोला गया पीएन जंक्शन डायोड। फिर पीएन जंक्शन डायोड का देखा गया काम वही हो रहा है जो ये वैक्यूम ट्यूब कर रहा है, वो बहुत छोटा सा है, वो लो पावर ऑपरेशन में वही काम कर रहा है जो ये हाई पावर ऑपरेशन में कर रहा था। फिर इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट किया गया, मतलब कहा जाए तो अब ये हमारे लिए आउटडेटेड प्रोडक्ट है, ये केवल हमारा कहा जाए तो इतिहास है, ये समझ लेंगे तो हमें अच्छा फील होगा कि अच्छा इसका रिप्लेसमेंट किया गया था। बस इसलिए बताया, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैक्यूम ट्यूब समझ में आया तो वैक्यूम ट्यूब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब कैसे काम कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करा रहा है, कैसे फ्लो करा रहा है, अगर जरूरत पड़े एक डायरेक्शन के करंट को, एक डायरेक्शन के करंट की ना पड़े तो वैक्यूम ट्यूब का कैसे यूज करेंगे। इसी वैक्यूम ट्यूब की जगह हम सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन को लगा दें, यही काम जब वो कर रहा होगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छा एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट ये। तो अब हमारे पास सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सट्रीमली प्योर, मतलब नेचुरल सेमीकंडक्टर, जो नेचुरली सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास, SI सिलिकॉन, वही तो बालू में सिलिका है वही सब है ना। तो हमारे पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर या नेचुरल सेमीकंडक्टर। नेचुरली जो सेमीकंडक्टर आएगा वो प्योर ही होगा, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगा। और यहाँ पे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, सम इम्प्योरिटी एडेड इन द नेचुरल सेमीकंडक्टर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वास्तव में बात किया जाए तो इसका यूज बहुत कम है, मेन यूज जितने डिवाइसेज में है वो इन्हीं का है, लेकिन ये तो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हमारे एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर बात किया जाए तो कार्बन फैमिली का ही है। तो सिलिकॉन का अगर मान लो हमारे पास क्रिस्टल है तो चारों तरफ से सिलिकॉन ही लगे होंगे, चारों तरफ से सिलिकॉन ही लगे होंगे, प्योर रहेगा और कोई एटम आएगा नहीं। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन,
चारों इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे, जैसे कार्बन कर लेता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और स्टेबल कंडीशन में चले जाएंगे। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और स्टेबल कंडीशंस में मूव कर जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है। अब इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक सिलिकॉन आइसोलेटेड एटम होता तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल है, कई सारे सिलिकॉन एटम है, सारे सिलिकॉन एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग, इसके अलग। एवरी सिलिकॉन एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही क्रिस्टल के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को अगर हम एक साथ देखना चाहें एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो एक लाइन ना बन करके मुझे वो एक पर्टिकुलर लेंथ में, एक पर्टिकुलर विड्थ में लाइंस बनी हुई दिखेगी, एनर्जी लाइन। दैट एनर्जी लाइंस आर कॉल्ड बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड में कहा जाए तो सारे के सारे हमारे पास जो बैंड रहा, बैलेंस बैंड में अगर मैं बात करूं तो हमारा सारा का सारा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहे वो बैलेंस बैंड में रखे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में हैं। अब बैलेंस बैंड के बाद में अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा हो कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड एक कोई ब्रेक कर जाए, तो वो कैसे ब्रेक करेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी हीट से, लाइट से, थोड़ा सा लाइट पास करा देते, थोड़ा सा हीट पास करा देते, हीटिंग करे, लाइट पास कराए, तो एनर्जी इतना मिला कि ये टूट गया। और ये टूटा, तो टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, टूटने का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड टूटा, मतलब बॉन्ड बना रहने देता हूं और यहां से इलेक्ट्रॉन गायब करा करके इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल बना देता हूं। होल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सपोज यहां खड़ा हो गया, यहां आ गया, बाहर निकल गया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये दोनों एक दूसरे से ही बने हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पाया जा रहा था तो इसका बॉन्ड कंप्लीट था, और एनर्जी मिलने के बाद ये कूद के बाहर आ गया, इसको ज्यादा मजा आ गया, है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिला, अपने घर से बाहर आया, खेलने कूदने लगा। तो फिर घर के अंदर लोग इसका इंतजार करने लगे कि ये जल्दी से आए तो दरवाजा बंद करके सोया जाए। ये आ नहीं रहा क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन्स का वैकेंसी बरकरार हो गया। सपोज मान लो ये यहां से घूमने चला गया, बिगड़ा हुआ है, चला गया घूमने, दरवाजा खुला ही है, अभी इंतजार कर रहे, तो अब उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन आए, कौन आए, कौन आए? तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन ही दूसरा आ सकता है। तो अब यहां पे बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। यहां कोई चार्ज नहीं है, ये होल जैसा दिख रहा, होल भी नहीं है, ये खाली स्पेस है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्ड बन जाता, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आया। अब ये बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो जहां इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है वहां अपरेंटली हम मान लेते हैं कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज, बस सिंपल सी बात है, वहां हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन है नहीं, इसीलिए इसको पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं लिखा गया है, होल बना दिया गया। होल लिखा ही जाता है, इसको क्या बोला जाता है? जो ये है इसको बोला जाता है होल। और ये हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल करके बैठा है, होल जो है उस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, होल जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर लेते कि होल कंसीडर एज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज
वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वहां रिक्वायरमेंट है, तो हम मान लेते कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दिमाग में रखना, होल इज पॉजिटिवली चार्ज, नॉट होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल कोई पार्टिकल थोड़े ना है, होल तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी कमी वहां पे दिख रही है, बस यही है। तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हुआ, जनरेशन हुआ, बिकॉज ऑफ सम एनर्जी गेन्ड बाय द सिलिकॉन क्रिस्टल, आइदर बाय द हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट एनर्जी, है ना, लाइट इंटेंसिटी पास कराया, इन सब किसी कारण से इसने गेन किया, यहां जनरेट हो गया। तो अब एक ही बॉन्ड टूटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और भी बॉन्ड टूट सकते हैं। प्योरली सेमीकंडक्टर, एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर में और भी बॉन्ड टूट सकते हैं। तो जो बॉन्ड टूटेगा उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर रखा रहेगा, ये तो फ्री है, लैटिस के अंदर ये फ्री है, क्रिस्टल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, है ना। बस बाहर खड़ा है, घर के बाहर, उसका दोस्त कोई मिला, घुमाने के लिए आया, बाइक लेके खड़ा हुआ, वो कहा नहीं चलेगी घूमने, वो चल देगा घूमने, इसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लैटिस के अंदर ही रहेगा, लैटिस से बाहर नहीं जाएगा। मतलब वो इतना एनर्जी नहीं देंगे, जाने को तो जा सकता है, हम आयोनाइज करा ले, लेकिन हम इतना एनर्जी नहीं देना चाह रहे कि इलेक्ट्रॉन खाली हो जाए और हमारा जो क्रिस्टल था वो आयोनाइज्ड हो जाए, वो चार्ज हो जाए। नहीं, न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहे। इलेक्ट्रॉन बाहर बैठने से क्रिस्टल जो है वो चार्ज नहीं हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन यहां रहता तो न्यूट्रल था, तो बाहर है तो भी तो नेट चार्ज जीरो, अभी भी न्यूट्रल ही है, बस यहाँ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और एक दो नहीं, कई इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, मान लो कई इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने लगेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला, कुछ नहीं, केवल रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, ये टूटा है ना। रूम टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन टूटते हैं? लगभग 10 to the power 29-30 एटम्स में से एक बॉन्ड टूटता है। ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, प्रूफ डेटा नहीं है ना किसका प्रूफ कर सकूं। स्टैटिस्टिकल डेटा है कि लगभग एक बॉन्ड टूटता है रूम टेम्परेचर पे, तो 0 केल्विन पे कोई नहीं टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन नहीं होगा। तो हमारे पास कोई फ्री चार्जेस नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो एक्सट्रीमली प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ये अंडरलाइन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन है। मैं कुछ जो बोल रहा हूं ये आप लोग लिखते चले, जो कुछ भी मन कहे, है ना, दोबारा देख के लिख लेना, लेकिन लिखने भर का समय नहीं, बस बोलता चलूंगा, लिखूंगा तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर एक्सट्रीमली प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी लगा दो, करंट 0 केल्विन पे फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट हो जाए तब तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराने लगेगा, होल भी कंडक्ट कराता है, वो भी बाद में बताते हैं कैसे कंडक्ट कराएगा। अब रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल खाली हुए, अब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 10 to the power 29 एटम में टूटा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन टूट करके खाली नहीं होंगे। मतलब मैं चाहूं कि सेमीकंडक्टर का यूज करके, डायरेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करके सफिशिएंट अमाउंट का करंट फ्लो करा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। कम करंट फ्लो करेगा जो हमारे लिए यूजलेस है। तब सेमीकंडक्टर में करंट कम अमाउंट का फ्लो करा पा रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं था। बस ये था, हाँ थोड़ा सा कंडक्टिविटी दे रहा, कंडक्टर से बहुत वीक है कंडक्टिविटी में, इंसुलेटर से ठीक है, कहीं इसका यूज कर लिया जाएगा। लेकिन अब यूज प्योर सेमीकंडक्टर में समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो। तब उसमें कुछ इंप्योरिटी डाले गए, कुछ इंप्योरिटी एटम डाले गए, कूड़ा कबाड़ा कुछ ला करके डाला गया, कूड़ा कबाड़ा नहीं, कुछ इंप्योरिटीज, स्पेसिफिक इंप्योरिटीज डाले गए। वो स्पेसिफिक इंप्योरिटीज दो तरीके की होती है, या तो हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी मतलब कि सिलिकॉन
है अगर, या जर्मेनियम है अगर, सिलिकॉन है अगर या जर्मेनियम है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग इससे अलग कोई एटम का हम डिफ्यूजिंग कराएंगे, उसके अंदर उस क्रिस्टल में हम दूसरा एटम डिफ्यूज कराएंगे। वो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट जो एटम डिफ्यूज होता है वही एटम इंप्योरिटी एटम होते हैं और उनको बोला जाता है डोपेंट। उनको क्या बोला जाता है? डोपेंट, है ना। वर्ड जानते होंगे, सुने होंगे, सुनते चलो, जो मन करे लिखते चलो रफली। डोपेंट एटम्स को जिस प्रोसेस से हम लोग डिफ्यूज करा देते हैं एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जब डोपिंग होने के बाद में जो एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में बना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड सेमीकंडक्टर का नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मैंने बोला दो तरीके की इंप्योरिटी ऐड करी जाती है, आइदर ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में। इन दो टाइप की इंप्योरिटी के आधार पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आएगी जिस पे हम लोग जब ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेमीकंडक्टर नहीं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम बोला जाएगा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर। ये कब आएगा? जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। समझ में आई बात? ये इंप्योरिटी ऐड करने के बाद देखा गया कि ड्रेस्टिक चेंज हुआ। हमारे पास करंट बहुत आराम से पर्याप्त अमाउंट का, सफिशिएंट अमाउंट का करंट, जैसा चाह रहे थे वैसा करंट फ्लो कर रहा है और लो पावर कंजम्पशन के साथ। तब सारी एनालिसिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे शुरू हुई। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर लेते। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ चीजें और बताता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां छूट गए, खाली हो गए, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पाए हैं तभी खाली हुए हैं। अब एक बात बताओ, किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल की कुछ एनर्जी मिलता है तो इसका मतलब उस एनर्जी लेवल से एबव एनर्जी लेवल में गए होंगे। अब एबव एनर्जी, जैसे दो ऑर्बिट होते थे, है ना, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड में जब जंप करता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी हमें देना होता है ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी दे दो तो क्या होगा? तो क्या फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा? नहीं करेगा। राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है ना। तो इस ऐसे ही अगर मान लो कि यहां पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएगा। तो मैं अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो नहीं आएगा। मतलब मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स की भी वो एनर्जी लेवल बनेगा और वो किसी अलग एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो वहां पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हैं कंडक्ट करने के लिए, ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो रेंज ऑफ एनर्जी बनती है मिनिमम से मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा एनर्जी बना तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लैटिस से बाहर आ जाएगा और क्रिस्टल हमारा आयोनाइज हो जाएगा, तो हमें आयोनाइज नहीं करना है। तो रेंज ऑफ एनर्जी जो इससे ऊपर मिनिमम मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जब तक इतना नहीं पाएगा एनर्जी तब तक यहां आकर के नहीं बैठेगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बॉन्ड तोड़ करके यहां बैठाया गया है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मैं कम से कम इस लाइन पे ड्रॉ करूं अगर लाना चाह रहा हूं तो एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा तो इस लाइन पे आएगा, उससे ज्यादा दूंगा तो उसका एनर्जी लेवल कुछ और ऊपर वाला लाइन बन जाएगा, उससे ज्यादा दूंगा कुछ और लाइन बन जाएगा, और एक मैक्सिमम लाइन तक ले जाऊंगा, उससे ज्यादा दूंगा तब तो क्रिस्टल आयनाइज हो जाएगा। तो यहां भी एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स आएंगे, यहां पे भी एनर्जी लेवल्स के बैंड्स आएंगे, जिस हर एक बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। वो एनर्जी लेवल्स बहुत पास में होंगे तो फिर मुझे यहां एक बैंड जैसा दिखेगा और इस
बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लैटिस में फ्री है कंडक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, कंडक्शन बैंड। और यहां से लेकर के यहां के बीच में कोई एनर्जी लेवल अलाउ नहीं है, नो एनर्जी लेवल इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी ईजी, या इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते। मतलब अगर इसके मिनिमम, सपोज कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी Vc है, या यूसी लिख लेता हूं, ईसी लिख लेता हूं, ठीक, और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी Ev है, तो Ec माइनस Ev कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी के बीच का जो गैप है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी या फॉरबिडन एनर्जी गैप। Eg की वैल्यू जो होती है ये क्या हो जाएगा, Ec माइनस Ev मीन्स कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, और ये डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कितना कंडक्टिविटी होना। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम हुआ। इसमें इसको क्या बोल दिया मैंने, बैलेंस बैंड, इसको क्या बोल दिया, कंडक्शन बैंड। तो इसका जो बैलेंस बैंड का डेफिनेशन होता है, दिस इज रेंज ऑफ एनर्जी possessed by बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो रेंज ऑफ एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस बैंड। और एनर्जी बैंड अबव द कंडक्शन बैलेंस बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड। एनर्जी बैंड अबव बैलेंस बैंड कॉल्ड कंडक्शन बैंड, या दूसरा बोल सकता हूं रेंज ऑफ एनर्जी possessed by conduction electrons, बोल रहा हूं सुन के लिख लेना है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाए, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बेसिस पे भी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को अभी स्पेसिफाई करेंगे अलग अलग, हम सेमीकंडक्टर के लिए बना दिए। अब सपोज हम यहां पे बात करें कि कुछ एनर्जी जो थे, एक्सट्रिंसिक को गायब कर देते, ऊपर ही बना लेता हूं। हम कहें कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप कर गए, मान लिया वो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैकेंसी छोड़ के चले जाएंगे। इसको होल बना लो या H लिख लो, H भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बना लो, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर में किस कारण से आए हैं, ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड, और लाइट के कारण, लाइट पड़ा है लो इंटेंसिटी का लाइट, या हीट के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन वीक कंडक्टिविटी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा अगर मैं प्योरली एक्सट्रीमली प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रॉस हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। और ये जो होल्स हैं ये भी कंडक्टिविटी देंगे, दोनों लेंगे कंडक्टिविटी, कैसे देंगे अभी बताएंगे। तो इफेक्टिवली एक लेस वीक अमाउंट का हमें करंट मिलेगा जो हमारे लिए यूजलेस है। और यहां पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। इतना एनर्जी की जरूरत है तब जाकर के ये टूटता है। अब यहां पे कैसे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट, करंट जैसे फ्लो करेगा, वो करंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। थोड़ा इंफॉर्मेशन देख ले।
कि सपोज मैं कहूं हमारे पास, मैंने कहा कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। अच्छा एक चीज बताना है, वही चीज सोच रहा था। सपोज मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ये भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, और छोड़ देता हूं, तो रूम टेम्परेचर पे होगा क्या? रूम टेम्परेचर पे हीट गेन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बनेगा, जहां से वो बाहर हुआ होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, ऐसे मान लो 50 बन गए। तो अब वापस अगर एक बात करो कि यहां इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो यही इलेक्ट्रॉन वापस भी तो जंप आ सकता है, कहीं अपनी एनर्जी का लॉस किया, उसको लगा नहीं मम्मी पापा रो रहे बाहर निकल गए तो चलो घर चलते हैं, तो वापस घूम के आ जाएगा। लेकिन सबके मम्मी पापा, सबको अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार नहीं रहता है। कुछ होते हैं ना कलाकार, वो कहते हैं पहले घूम आते हैं, अभी उनको थोड़ा परेशान हो लेना, तो वो नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने बॉन्ड में या बगल वाले बॉन्ड में चले गए। इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, वो कहीं भी पाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, या ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर के फिलिंग कर दिए। तो सपोज 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, जिसमें से 40 इलेक्ट्रॉन होल पेयर वापस कंबाइन हो गए। तो जब जनरेशन हुआ तो टूटे थे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। और जब वही इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस जंप करके अब होल्स को कंप्लीट कर देते, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और वो क्या था? जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे हीट मिला, तो 100 इलेक्ट्रॉन एक बार में टूट गए, 100 होल बन गए। ये 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल, ये सोचो कि परमानेंटली बन गए, अब नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है। 100 टूटे, 40 मिले, 60 बचे, फिर 100 टूटे, 40 मिले, 60 बचे, ऐसे चलता रहेगा, टूटता रहेगा, मिलता रहेगा, टूटता रहेगा, मिलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जितने टूटते हैं उतने बन जाते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर स्टेट पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमें कांस्टेंट दिखने लगते हैं। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पे जो कुछ भी हो रहा था, बॉन्ड टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा था, और जो बने थे इलेक्ट्रॉन बाहर थे, वही आके होल को कंप्लीट कर रहे थे। रिकॉम्बिनेशन में ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन आके इसको कंप्लीट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके कंप्लीट कर, नहीं, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। अभी ये बॉन्ड टूट करके अगर इसको कंप्लीट करेगा तो अलग फिनोमिना भी देखेंगे। जो होल का कारण था, जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कारण थे, वही जब आ करके इस होल को कंप्लीट करेंगे तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन। तो जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अगर बराबर अमाउंट का चलने लगे तो वो स्टेट बोला जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ द सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगा, जितने चार्जेस थे उतने बने रह जाएंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट क्या क्या था? यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करा सकता है, साइज में बहुत कम होता है, और एज वेल एज इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका साइज में कम हुआ, दूसरा पावर कंजम्पशन कम होता है और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जो ये पावर कंजम्पशन कम लेता है, इन सब चीजों में क्या कारण बनता है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करा रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को। यहां पे इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट कराता है, होल्स भी कंडक्ट कराता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऊपर की तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं E, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो इफेक्टिव करंट ऊपर की तरफ बनेगा। समझना जरा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में चलना शुरू कर दिए, अब ये होल को नहीं भरेंगे आकर के, कि आके जंप करके होल भर दे, नहीं भरेंगे अभी।
अब होल भी तो है, होल भी तो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है भाई, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, अब तो लाके कहीं दे दो इलेक्ट्रॉन। तो इसके बगल में जो यहां इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये भी अट्रैक्ट करेगा भाई, लाओ इलेक्ट्रॉन जल्दी से लाओ मुझे भरो। तो होगा क्या कि यहां से टूटेगा इलेक्ट्रॉन और जंप करके यहां आ जाएगा, यहां से टूटेगा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन भर गया, ये इलेक्ट्रॉन खाली, ये इलेक्ट्रॉन भर गया, ये इलेक्ट्रॉन खाली। तो देखो जो होल यहां था वो यहां पहुंच गया, जो होल यहां था वो यहां पहुंच गया। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं उस डायरेक्शन में होल चल रहा है, और होल पे इफेक्टिवली होल जब यहां से यहां गया है तो इलेक्ट्रॉन करेस्पॉन्डिंग उतना ही यहां आया। इसका मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज होल, एज्यूम कर रहा हूं होल के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन मान सकता हूं इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ उतरा है, तो इसका मतलब उतने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ गया होगा। तो हम होल जिधर जा रहा है उधर मान लूंगा कि प्लस ई अमाउंट का चार्ज एक होल लेकर के उस साइड में जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड भरा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड भरा, होल ऊपर की तरफ चलता गया। होल ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन होल ऊपर की तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नीचे है, मतलब इसका भी करंट ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक तो करंट पहले मिला था, कन्वेंस इलेक्ट्रॉन का करंट, ऊपर की तरफ एक करंट और मिला होल का करंट। ये दोनों करंट मिल करके नेट करंट देंगे। नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे दो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, या दो चार्ज कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा होल है। प्योर सेमीकंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में बात करें तो जैसे कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वैसे ही सेमीकंडक्टर में हमारे पास होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दोनों मिल करके इफेक्टिव करंट हमें फ्लो कराते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, ये होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट की बात किया मैंने। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि मान लो इक्विलिब्रियम हो गया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये सारी चीजें अपने हिसाब से बना लेना, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके जो भी करना होगा, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूंगा तो उसके बाद आगे आसानी रहेगा। ये हटा देता हूं इधर का पार्ट। होल करंट कैसे बना ये समझ में आया। इलेक्ट्रॉन करंट तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन करंट जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि इस होल को यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के जंप करके भरा है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन तब होता जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके भरता। दोनों इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन नहीं, बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड कंप्लीट किया। ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ था बॉन्ड तोड़ करके वो वापस आता, तब रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता। अभी बॉन्ड टूट करके दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन करंट होल करंट का इफेक्टिव बन गया हमारे पास। अब सपोज हमारे पास एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही बात हो रही है। इंट्रिंसिक में भाई एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक छोड़ के जाएगा होल ना, मतलब जितने होल्स होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास चार्ज, ये एनी क्या है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर मीटर क्यूब में कितने चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये Ne और NH बराबर होते हैं और Ne और NH को ही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे Ni को क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, इंट्रिंसिक
कैरियर कंसंट्रेशन। तो अब समझना, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने थे उतने ही होल्स हैं। मैंने फील्ड अप्लाई किया कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे भाग रहे उतने होल ऊपर जा रहे हैं, तो आई ई और आई एच बराबर होना चाहिए। लेकिन एरो बनाना था तो मैंने आई बड़ा बना दिया, आई एच छोटा बना दिया। बड़ा करूंगा तो इसको नहीं, आई ई आई एच से बड़ा होता ही है। क्यों होता है समझना। एक बात बताओ, ये तो खलियर है, फालतू था, घूम रहा था, बाइक मिला बैठ के निकल लिया, है ना, बहल रहा था, तुरंत चल दिया, इसको घर वालों से मतलब नहीं था। लेकिन ये तो अपने घर वालों के साथ बंधा हुआ था। इसको कुछ अट्रैक्शन दोगे ना कि चलो तो तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम्हें हम गेम खिलाएंगे, चलो चलते हैं, तब तो यहां से निकलेगा। तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा। ये तो देखा बाइक चढ़ा चल दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो चल देंगे। ये बॉन्ड तोड़ेगा पहले, इस फील्ड से इसको एनर्जी मिलेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एनर्जी देगा, दो तरफ से मिला, एनर्जी कंजम्पशन हुआ, तब ये बॉन्ड टूटा, तब यहां आया। तो मोबिलिटी जो रहा होल्स का, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम हो गया, क्योंकि यहां पे एनर्जी का लॉसेस इसके बीच में है। मतलब दोनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू not equal to whole current, although I is not equal to IH and I is greater than IH. क्योंकि IE जो होगा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की मोबिलिटी कम होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। और इसके बाद में अगर मैं Ne और NH को मल्टीप्लाई कर दूं तो Ni मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहां एक रिलेशन सेटअप हो जाएगा, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ जो है, इसका प्रूफ नहीं है, हाइपोथेटिकल है, इसको यूज किया गया और इसका मेन यूज है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। Ne जो हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, NH हो गया नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ मतलब कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, इंट्रिंसिक से कैरियर कंसंट्रेशन स्क्वायर। ये यहां भी वैलिड है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी लगेगा। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता, सीधा इस फार्मूले को याद रखोगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो फिर मैं इस फार्मूले पे बेस्ड सारी चीजें बताऊंगा। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो पॉइंट्स आए, आज जो पढ़ा गया, वो सारी चीजें एक बार सिंक्रोनाइज कर देता हूं, बोल देता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एट 0 केल्विन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है ना। एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं होते, कंडक्टिविटी 0 होती है। जबकि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और कुछ होल्स पाए जाते हैं बैलेंस बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में। लेकिन ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड एम्प्टी तब भी रहता है और इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है बैलेंस बैंड। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैंड की बात हो गई। कंडक्शन बैंड और इसके बीच में जो गैप होता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है, जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए कंडक्शन बैंड में। तीसरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन पेयर के जनरेशन के बाद हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी करंट देते हैं, होल भी करंट देते हैं। नेट करंट जो होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट होता है। Ne और NH बराबर होते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। Ne NH का प्रोडक्ट करेंगे तो Ni स्क्वायर आएगा। Ni स्क्वायर हमारे लिए सारे जगह पे वैलिड है। तो ये हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो गई। अब इसमें थोड़ा सा टाइप्स ऑफ
ये मटेरियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ये बता देता हूं। जो हमारे पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है मुझे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होता है, वास्तव में ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है। ये वैसे तो वीसी कई बुक में दिया है कि ऊपर आ जाता है, वीबी जो है वीसी नीचे आ जाता है और वीबी बैलेंस बैंड का जो एनर्जी ईबी ऊपर आ जाता है, ईसी नीचे आ जाता है। ये लगभग ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होता है। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में एज्यूम किए जा सकते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्ट करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होता है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग हुआ। ये हमारे पास अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फॉरवर्डन एनर्जी गैप 0 मान लेंगे, लगभग Eg की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे कंडक्टर, all the electrons of balance band can be considered in the conduction band। छोड़ो, ज्यादा कंडक्टर के बारे में पढ़ के क्या करना है। सेमी कंडक्टर में बात करें तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इनके बीच में जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बैलेंस बैंड, ये Eg की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन, Eg की वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 ही लिखो, फॉर जर्मेनियम। इतने अमाउंट का एनर्जी को कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चला जाए। एट 0 केल्विन है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, कंडक्शन बैंड एम्प्टी एंड बैलेंस बैंड फुल एंड बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। At room temperature, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, some electrons in conduction band and balance band almost full तो नहीं होगा लेकिन almost full with electrons, with balance electrons, whole and I जो आएगा वो IE plus IH होगा and IE is greater than IH while Ne is equal to NH is equal to Ni। ये हमारा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी पढ़ना है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले उसको। इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, बहुत एनर्जी दोगे तब जाके उसमें जाएगा, तो जाता ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे तो कहा जाता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके जो एग्जांपल्स थे वो थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके एग्जांपल तो एल्युमिनियम लिख लो, है ना, गोल्ड लिख लो, कॉपर लिख लो, ये सब हो गए। इसके एग्जांपल की बात करो तो इसमें बैलेंस बैंड फुल रहेगा
टाइटली बाउंडेड होगा और कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी रहेगा, जीरो कंडक्टिविटी देगा, नो कंडक्टिविटी। और इसके एग्जांपल की बात कर लो तो जैसे ग्लास है, डायमंड है, डायमंड भी बहुत बढ़िया इंसुलेटर है। ये सारे हमारे पास इंसुलेटर के एग्जांपल हुए। तो बैंड थ्योरी के आधार पे भी हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अलग कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास जो बचा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले इतना कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में।